Hello friends, I am Kaira. Welcome to our channel Mind and Machine Reviews. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की समीक्षा पर गहराई से बात कर रहे हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और काफी चर्चा में भी है। किताब का नाम है द हैदराबाद हीस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट म्यूजियम थेफ्ट। इसे शर्मिष्ठा सेनॉय ने लिखा है। हाँ, ये किताब जनवरी 2023 में आई थी, रूपा पब्लिकेशन से। बिल्कुल, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये 3 सितंबर 2018 को हैदराबाद के निज़ाम म्यूजियम में हुई एक बहुत बड़ी सनसनीखेज चोरी की कहानी है। मतलब भारत की सबसे बड़ी म्यूजियम चोरियों में से एक मानी जाती है ये। हाँ, काफी बड़ी घटना थी वो। सोचिए जरा, सोने का रत्न जड़ित टिफिन बॉक्स, पन्ना और माणिक जड़ा हुआ कप और तश्तरी सेट और भी बहुत कुछ बेशकीमती चीजें थीं जो गायब हो गईं। सही। लेकिन कहानी सिर्फ चोरी की ही नहीं है, इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। वो ये कि कैसे निजाम के वंशज प्रिंस मुफक्खम जाह ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया। हाँ, उन्होंने शहर के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से बात की थी। और फिर कमिश्नर अंजनी कुमार की लीडरशिप में पुलिस टीम ने इसे एक चुनौती की तरह लिया, बहुत तेजी से जांच की। बिल्कुल, वो जांच वाला एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी में। तो आज हम इसी किताब की समीक्षा के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्यों इतनी खास मानी जा रही है, इसमें क्या अच्छा है, क्या कुछ कमियां भी हैं जिनका जिक्र समीक्षा में है, और पाठक इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर इस पूरी कहानी और समीक्षा की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। निजाम म्यूजियम की ये चीजें सिर्फ कीमती नहीं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय, हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो इस चोरी को सिर्फ एक अपराध की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक तरह से हमारी धरोहर पर एक दुस्साहसिक हमला माना गया। अच्छा। और यहीं से पुलिस के लिए चुनौती शुरू होती है। समीक्षा बताती है कि शुरू में सबूत बहुत कम थे, मतलब लगभग न के बराबर। हाँ, चोरों ने कोई खास सुराग नहीं छोड़ा था पीछे। बिल्कुल। ऐसे में पुलिस टीम पर दबाव बहुत ज्यादा था। एक तो राष्ट्रीय धरोहर वापस लानी है, और दूसरा समय का दबाव था। कहीं ये बेशकीमती चीजें तस्करी के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमेशा के लिए गायब ना हो जाएं। हाँ, और ये दबाव महसूस होता है जब हम समीक्षा पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि किताब इस तनाव को पकड़ने में कामयाब रही है। समीक्षा ये भी जोर देकर कहती है कि ये किताब पूरी तरह से वास्तविक घटनाओं और पुख्ता, मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड स्रोतों पर आधारित है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो इसे और भी ज्यादा वजनदार बना देती है। सही कहा। तथ्यात्मक आधार ही इसकी बुनियाद है, और इसी बुनियाद पर लेखिका ने एक ऐसी इमारत खड़ी की है जो समीक्षाओं के हिसाब से काफी प्रभावशाली है। चलिए फिर किताब की खूबियों पर बात करते हैं, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा तारीफ वाली बात है इसका रोमांचक अंदाज। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। समीक्षाएं बार बार कहती हैं कि तथ्यों पर आधारित होने के बावजूद किताब को एक तेज रफ्तार थ्रिलर की तरह लिखा गया है। ये पाठकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये अक्सर नॉन फिक्शन, खासकर जो जांच पड़ताल पर आधारित हो, वो थोड़ी सूखी या एकेडमिक हो सकती है। लेकिन यहाँ समीक्षा इशारा कर रही है कि लेखिका ने तथ्यों के साथ कहानी कहने की कला का अच्छा संतुलन बनाया है। बिल्कुल। जैसे गुड रीड्स पर जी के नाम के एक पाठक का जिक्र है समीक्षा में। उन्होंने लिखा, ये इतनी दिलचस्प थी कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ कि ये नॉन फिक्शन है। ये अपने आप में एक बड़ी तारीफ है ना? हाँ, बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि सच को भी कल्पना जितना ही रोमांचक बनाया जा सकता है, अगर उसे सही ढंग से पेश किया जाए। सही। और ये सिर्फ एक पाठक की राय नहीं लगती, समीक्षा में और भी आवाजें हैं। जैसे एक और पाठक अभी का जिक्र है, जिन्होंने इसे असली अपराध यानी ट्रू क्राइम के प्रशंसकों के लिए जरूरी बताया है। अच्छा। उन्होंने खास तौर पर हैदराबाद पुलिस विभाग की लगन और मेहनत की तारीफ की है, जैसा कि किताब में दिखाया गया है। पुलिस के काम का चित्रण महत्वपूर्ण है। और अमेज़न पर बेस्ट बुक हंटर नाम के समीक्षक की टिप्पणी भी इसी लाइन पर है। उन्होंने कहा कि ये एक सच्ची कहानी है जो आपको कुर्सी से बांधे रखेगी। उन्होंने खास तौर पर किताब के पीछे किए गए शोध और कहानी कहने के तरीके, मतलब नैरेटिव स्टाइल, दोनों की प्रशंसा की है। तो मतलब रिसर्च और स्टोरी टेलिंग दोनों मजबूत हैं। हाँ, ऐसा लगता है। और एशियन एज की समीक्षा भी, जैसा आउटलाइन में था, इसी बात को दोहराती है।
उस समीक्षा ने चोरों की योजना और पुलिस की जवाबी रणनीति दोनों के चित्रण की सराहना की है। अच्छा, यानी दोनों पक्षों को दिखाया है। हाँ, ये सिर्फ पुलिस की कहानी नहीं है, बल्कि चोरों के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी क्या योजना थी, उसे भी समझने की कोशिश है। इसे एक मनोरंजक विवरण कहा गया है जो फिर से पठनीयता और रोमांच की ओर इशारा करता है। ये तो अच्छी बात है। तो ये तो हुई खूबियां। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आपने दोहरे नजरिए की बात की, चोर और पुलिस दोनों के पक्ष। समीक्षा के अनुसार ये किताब को कैसे ज्यादा संतुलित या गहरा बनाता है? देखिए, अक्सर ऐसी कहानियों में हीरो और विलन का एक स्पष्ट विभाजन होता है ना? पुलिस नायक, चोर खलनायक। लेकिन समीक्षा बताती है कि शर्मिष्ठा शेनॉय ने इससे आगे बढ़कर काम किया है। कैसे? उन्होंने सिर्फ जांचकर्ताओं के दृढ़ संकल्प और उनकी चुनौतियों को ही नहीं दिखाया, बल्कि चोरों की प्रेरणाओं, उनकी पृष्ठभूमि और उनकी मानसिकता को भी समझने की कोशिश की है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ क्या हुआ और कैसे पकड़ा गया तक सीमित नहीं है, ये क्यों हुआ कि कुछ पहलुओं को भी छूती है। हाँ, कुछ हद तक समीक्षा ये इशारा करती है, जब आप दोनों पक्षों को देखते हैं तो कहानी ज्यादा मानवीय और जटिल हो जाती है। ये सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं रहती। इससे पाठक को एक ज्यादा संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलता है। वो शायद थोड़ा समझ पाते हैं कि अपराध क्यों होते हैं और उन्हें सुलझाने में क्या-क्या लगता है। ये दिलचस्प है। और शोध और विवरण के बारे में क्या कहेंगे? समीक्षा में इसका भी जिक्र था। हाँ, शोध तो ऐसी किताब की रीढ़ होती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब में घटनाओं का बहुत विस्तृत पुनर्निर्माण किया गया है। मतलब सिर्फ मोटी-मोटी बातें नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बारीकियां। जैसे कैसे चोरी की योजना बनी, हर कदम कैसे उठाया गया, पुलिस ने कैसे सुराग जोड़े, किस तकनीक का इस्तेमाल किया। ये सब विवरण कहानी में विश्वसनीयता और गहराई जोड़ते हैं। पाठक को लगता है कि वो वाकई उस जांच का हिस्सा बन रहे हैं। सही है। और लिखने की शैली? समीक्षा में कहा गया है कि भाषा सरल और सीधी है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बुनियादी स्तर की है? नहीं, सरल और सीधी का मतलब यहाँ शायद बुनियादी नहीं, बल्कि सुलभ यानी एक्सेसिबल है। समीक्षा बताती है कि लेखिका ने जटिल कानूनी प्रक्रियाओं, पुलिस की कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलुओं को भी ऐसी भाषा में समझाया है जो आम पाठक आसानी से समझ सके। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये एक बड़ी खूबी है, खासकर उन पाठकों के लिए जो शायद पुलिस या कानून की दुनिया से परिचित ना हो। जानकारी स्पष्ट रूप से और बिना ज्यादा बोझ डाले उन तक पहुंच जाती है। ये दिखाता है कि लेखिका ने अपने पाठक वर्ग का ध्यान रखा है। ये तो काफी सकारात्मक बातें हैं। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ सीमाओं या आलोचनाओं का भी जिक्र है? कोई भी किताब परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर समीक्षा ध्यान दिलाती है। एक दिलचस्प बिंदु ये है कि जहाँ किताब को तेज तर्रार और थ्रिलर जैसा बताया गया है, वहीं कुछ समीक्षकों ने यह भी महसूस किया कि इसमें शायद एक काल्पनिक मनगढ़ंत थ्रिलर जैसा दिल दहला देने वाला रोमांच या सस्पेंस उस हद तक न मिले। अच्छा, तो मतलब ये कि सच होने की अपनी सीमाएं हैं। आप घटनाओं को ज्यादा नाटकीय नहीं बना सकते। बिल्कुल, यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। ये एक क्लासिक दुविधा है सच्ची घटनाओं पर आधारित लेखन की। आपको तथ्यात्मक रूप से सटीक रहना है, आप मनगढ़ंत मोड़ या क्लाइमैक्स नहीं जोड़ सकते। सही। तो वो जो पूरी तरह से काल्पनिक थ्रिलर वाला एड्रेनालिन रश होता है, वो शायद यहाँ थोड़ा कम हो। समीक्षा इसी संतुलन की ओर इशारा कर रही है। लेखिका ने रोमांच बनाए रखा है, लेकिन लगता है तथ्यों की कीमत पर। हाँ, और भावनात्मक लहजे के बारे में क्या? समीक्षा में उसका भी जिक्र है। हाँ, एक और बिंदु जो उठाया गया है वो है भावनात्मक या वर्णनात्मक लहजा। समीक्षा के अनुसार कुछ हिस्सों में भाषा थोड़ी नाटकीय यानी ड्रामेटिक या भावुक लग सकती है, या फिर ऐसा महसूस हो सकता है कि कानून प्रवर्तन यानी पुलिस विभाग के प्रति थोड़ा ज्यादा सम्मानजनक रवैया अपनाया गया हो। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? मतलब क्या ये पक्षपात जैसा लगता है? जरूरी नहीं कि ये पक्षपात हो सकता है कि लेखिका पुलिस के काम से वाकई प्रभावित हुई हो और वो भावना लेखन में झलकती हो। लेकिन समीक्षा इस बात को नोट करती है कि कुछ पाठकों को ये लहजा थोड़ा एक तरफा लग सकता है या शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया महसूस हो सकता है। अच्छा, ये पाठक की अपनी संवेदनशीलता पर भी निर्भर करता है। ये एक महीन रेखा है, वीरता का चित्रण करना और चाटुकारिता जैसा लगना। समीक्षा बस इस संभावना की ओर इशारा करती है। ने भी कहा था, सच्ची घटनाओं पर लिखते समय तथ्यात्मक सटीकता और कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए
जरूरी कथात्मक स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए? ये हमेशा एक चुनौती रहती है। इस मामले में समीक्षा ये सुझाव देती है कि जो पाठक एक क्लासिक हु डन इट यानी किसने किया वाली पहेली की तलाश में है, उन्हें शायद निराशा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ रहस्य किसने किया में उतना नहीं है। चोर तो जल्दी पहचान लिए जाते हैं। रहस्य ज्यादा कैसे किया, क्यों किया और सबसे ज्यादा कैसे पकड़ा गया में है। तो ये एक प्रक्रिया आधारित यानी प्रोसीजरल कहानी ज्यादा है। इसका तथ्यात्मक स्वभाव उन लोगों को शायद कम रोमांचक लगे जो पूरी तरह से रहस्य और अनुमान पर आधारित कहानी चाहते हैं। समझ गई। तो कुल मिलाकर अगर हम समीक्षा के अंतिम फैसले पर आएं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि द हैदराबाद हीस्ट एक बेहद सम्मोहक मतलब कंपेलिंग किताब है। ये वास्तविक जीवन के अपराध जांच की कहानी को इस तरह से पेश करती है कि उसे पढ़ते हुए एक काल्पनिक सस्पेंस थ्रिलर जैसा अनुभव होता है, भले ही वो दिल दहला देने वाला चरम रोमांच ना हो। ये तथ्यों और कहानीपन का एक सफल मिश्रण है। और रेटिंग्स भी यही दर्शाती हैं। इसे कुल मिलाकर 4.55 की रेटिंग दी गई है, जो किसी भी किताब के लिए, खासकर नॉन फिक्शन के लिए काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल, काफी अच्छी रेटिंग है ये। तो इस सब का क्या मतलब है? पाठक के लिए इसका क्या मायने है? इसका मतलब है कि अगर कोई ये किताब उठाता है तो वो उम्मीद कर सकता है कि उसे सावधानी पूर्वक किया गया शोध मिलेगा, एक कसी हुई तेज रफ्तार कहानी मिलेगी, हाँ, और पुलिस विभाग के काम और उनकी दृढ़ता का एक मजबूत चित्रण देखने को मिलेगा। समीक्षा के मुताबिक ये सच्ची अपराध कहानियों यानी ट्रू क्राइम और इतिहास में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए एक बेहतरीन किताब है। हाँ। और अगर हम विशेष रूप से बात करें कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए, तो समीक्षा का इशारा साफ है। सबसे पहले तो सच्ची अपराध कहानियों और वास्तविक जीवन के रहस्यों के शौकीन पाठक, जिन्हें ऐसी घटनाएं आकर्षित करती हैं, उनके लिए ये एक दावत की तरह है। और इसके अलावा वो पाठक जिनकी रुचि भारतीय पुलिस की जांच प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली में है, उन्हें भी ये किताब पसंद आ सकती है। ये अंदरूनी कामकाज की एक झलक देती है, कैसे सबूत जुटाए जाते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कैसे होता है। हाँ, ये भी दिलचस्प है। फिर इतिहास प्रेमी, खासकर वो जो हमारी विरासत, निजाम का इतिहास और उसके संरक्षण से जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये प्रासंगिक है। और आखिर में वो सभी पाठक जो तेज तर्रार नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें कहानी की तरह पढ़ा जा सके, उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है। आपने विरासत और संरक्षण की बात की, क्या समीक्षा इस बड़े मुद्दे को भी छूती है? हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समीक्षा ये बताती है कि ये किताब सिर्फ एक अपराध और उसकी जांच की कहानी भर नहीं है। ये हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अमूल्य होने का एहसास कराती है और साथ ही ये भी दिखाती है कि ये कितनी नाजुक है, कितनी आसानी से खतरे में पड़ सकती है। ये कहानी उन चुनौतियों पर भी रोशनी डालती है जो इन विरासती वस्तुओं की सुरक्षा में आती हैं, चाहे वो म्यूजियम की सुरक्षा हो या फिर चोरी हो जाने के बाद उन्हें वापस लाने की जटिल प्रक्रिया। ये एक अच्छा मुद्दा है। और पाठकों की कुछ सीधी टिप्पणियां भी समीक्षा में शामिल हैं जो काफी रोचक हैं। जैसे जीके का वो उद्धरण जिसका हमने पहले जिक्र किया था, उसे थोड़ा और खोलते हैं। उन्होंने कहा था, अपराधी ये नहीं समझते कि डकैती में असली कला चोरी करना नहीं बल्कि उसे बेचना है। ये एक बहुत गहरी बात है और समीक्षा का इसे शामिल करना दिखाता है कि किताब शायद इन पहलुओं पर भी सोचने को मजबूर करती है। चोरी करना चाहे कितना भी मुश्किल हो, सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती है उस चोरी के माल को खपाना, उसे बेचना। हाँ, खासकर जब वो इतनी जानी मानी और बेशकीमती चीज हो। बिल्कुल, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाना, खरीदार ढूंढना, कानून की नजर से बचकर निकलना, यह अपने आप में एक पूरी अलग कहानी है। ये उद्धरण उस अपराध के बाद की जटिल दुनिया की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और गुडरीड्स पर एक और टिप्पणी का जिक्र है जिसमें लेखन शैली की फिर से तारीफ की गई है कि कैसे सच्ची घटना पर आधारित होने के बावजूद या शायद इसीलिए ये पाठक को अंत तक बांधे रखती है। ये इस विचार को बल देता है कि सच्चाई अक्सर कल्पना से ज्यादा अजीब और रोमांचक हो सकती है, बस उसे बताने वाला चाहिए। सही कहा, क्योंकि पाठक जानता है कि ये सब सच में हुआ था तो उसका जुड़ाव और गहरा हो जाता है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहा, वो इतिहास का एक हिस्सा देख रहा है। तो चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। संक्षेप में कहें तो हमारे हाथ जो समीक्षा है वो बताती है कि द हैदराबाद हीस्ट, हैदराबाद के निजाम म्यूजियम में हुई एक बड़ी चोरी और उसके बाद हुई तेज तर्रार सफल पुलिस जांच का एक विस्तृत, शोधपरक और बेहद आकर्षक विवरण है।
ये किताब तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को कहानी कहने के रोमांच के साथ सफलतापूर्वक मिलाती है। हाँ, और इसकी मुख्य ताकतें हैं इसका मजबूत शोध, दोनों पक्षों यानी चोरों और पुलिस को दिखाने वाला दोहरा नजरिया, और पुलिस के काम का प्रभावी और प्रेरक चित्रण। ये चीजें इसे सिर्फ एक सच्ची अपराध कहानी से बढ़कर बनाती हैं। और अगर हम थोड़ा और व्यापक संदर्भ में सोचें, व्यापक संदर्भ में ये कहानी हमें कई बातें याद दिलाती है। पहली, जैसा हमने कहा, हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी कीमती और नाजुक है। दूसरी, इसके संरक्षण के लिए किस स्तर की सतर्कता, विशेषज्ञता और संसाधनों की जरूरत है। सही। और तीसरी, ये कहानी संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क पर भी अप्रत्यक्ष रूप से रोशनी डालती है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए एक बड़ा खतरा है। ये सिर्फ एक स्थानीय चोरी की कहानी नहीं, इसके तार कहीं ज्यादा दूर तक जुड़े हो सकते हैं। ये हमारी विरासत की रक्षा के निरंतर चलने वाले संघर्ष का एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये समीक्षा और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब ऐसी बेशकीमती ऐतिहासिक कलाकृतियां चोरी होती हैं, तो असली चुनौती क्या होती है? क्या वो दुस्साहसिक चोरी की घटना खुद है, म्यूजियम की सुरक्षा को भेदना, कलाकृतियों को निकालना, या फिर असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है, उन अनोखी, पहचानी जा सकने वाली वस्तुओं को गुप्त रूप से बेचना, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के जाल से गुजारना और फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उन्हें दुनिया भर से ट्रैक करके वापस लाने की जटिल और लंबी प्रक्रिया। इस पर जरूर सोचिएगा। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।